साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2021। जी हाँ, इसमें हम आपको प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर, सार संग्रह महत्वपूर्ण क्यों है? तो सार संग्रह में ऐसे प्रश्न आते हैं जो विगत परीक्षाएं जैसे कि MPPSC, UPPCS, UPSI विगत बड़ी परीक्षाओं में आ चुके हैं और जिनके आगे परीक्षाओं में आने की संभावनाएं होती हैं, वो प्रश्न सार संग्रह में दिए जाते हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा, सर सार संग्रह तो हम प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को क्यों देखें? तो ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप सार संग्रह को प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ते हैं तो वहां पर वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं और आप क्या करेंगे, वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हुए और आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, तन्मयता से अगर तैयारी करनी है, बड़े एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि वन लाइनर फैक्ट के बारे में पूरी जानकारी। जैसे राष्ट्रपति आ गया तो राष्ट्रपति के बारे में आपको पूरी जानकारी वहां से निकाल लेनी चाहिए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, कौन पहला था, कौन आखिरी है, वर्तमान कौन है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसीलिए हम ये वीडियो लेकर के आ गए हैं। इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी दी है। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में हमने आपको जानकारी दी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए बिना समय गवाए हुए चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में आज भी हम आपको 2 टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं। 20 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, चाहे कोई भी आप एग्जाम्स दे रहे हो। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ रहा है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? यह बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। सही आंसर है राज्यसभा के द्वारा। अब देखिए, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अब अगर आपको उसको हटाना है तो आप लोकसभा में नहीं ला सकते, लोकसभा तो छोटी हो गई, तो राज्यसभा में ही आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा और राज्यसभा ये डिसाइड करेगी कि उपराष्ट्रपति को हटाना या फिर नहीं हटाना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति आ गया है तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 63 में किया गया है। 63 में कहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है सर। 64 में कहा गया है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वो आपका उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। आर्टिकल 65 यह बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। ठीक है। 66 यह बताता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक है। उसके बाद अति महत्वपूर्ण अगला जो अनुच्छेद है वह 69, आर्टिकल 69 उसके शपथ के बारे में बताता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके सामने आता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं देता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ये बातें हो गई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे। और अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वेंकैया नायडू जी जो हैं वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ पर एक प्रश्न से ही क्लियर करनी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए एज कंपेयर उसके ज़्यादा जरूरी है जितना कि आप प्रतियोगिता दर्पण से वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये सीरीज चालू की हुई है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 22 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अर्थ है CAG। तो जवाबदारी किसकी है? तो संसद की जिम्मेदारी है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG जो भी बात कहते हैं उसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? तो संसद लेगी। संसद डिसीजन लेकर के राष्ट्रपति को बताएगी और राष्ट्रपति फिर उस पर इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, आंसर हो गया आपका संसद। यहाँ पर बात की जा रही है CAG की यानी कि कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल की। तो CAG के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो CAG का वर्णन आर्टिकल 148 में किया गया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में। CAG के पदावधि की बात कर लेते हैं। तो CAG की जो पदावधि है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी कि या तो वो 6 वर्ष तक जॉब कर ले या फिर उसकी 65 वर्ष आयु हो जाएगी तब उसको अपना त्यागपत्र सौंपना होगा। ठीक है। अब देखिए, CAG बनने के बाद सरकारी पदभार नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो आर्टिकल 148(4) में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर आप एक बार CAG बन जाते हैं तो फिर भारत सरकार के किसी भी सरकारी पद पर या फिर राज्य सरकार के किसी भी सरकारी पद पर आप स्थापन्न नहीं हो सकते, यानी कि आप उस पद को नहीं ले सकते, यानी कोई भी सरकारी पद आप नहीं ले सकते CAG बनने के बाद में। ठीक है। एक महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न और आता है कि CAG को PAC का मित्र या फिर आंख या फिर कान कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि CAG को PAC का मित्र या आंख क्यों कहा जाता है? तो क्या करता है CAG जो PAC अपनी डाटा वाटा लेकर के आती है तो उनकी जो है जांच परीक्षण कौन करता है? तो CAG करता है, कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए वेतन की बात कर लेते हैं। तो 2.5 लाख रुपए CAG का वेतन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब इतिहास की बात कर लेते हैं। तो पहले CAG कौन थे भारत के? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो VS नरहरि जो है 1948 में भारत के पहले CAG बनाए गए थे। सर वर्तमान CAG कौन है? तो वर्तमान CAG जो है वो कौन है? GC मुर्मू जी वर्तमान CAG हैं। सर कौन से क्रम के CAG हैं? तो 14वें क्रम के CAG हैं GC मुर्मू जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, इतना काम भी करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर है 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। अब देखिए, इसके बारे में हम जो वीडियो आपके लिए निर्वाचन आयोग वाली लेकर के आए, भारतीय निर्वाचन आयोग MPPSC वाली यूनिट 10 में, उसमें पूरी जानकारी हमने आपको दी है कि 1952 में लोकसभा चुनाव कब कैसे शुरू हुआ था। यहाँ पर एक प्रश्न निकल करके आता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन थे, GV मावलंकर साहब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो VS रामा देवी जो हैं वो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, 1990 में बनाया गया था। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कि VVPAT कब शुरुआत किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब शुरुआत की गई थी। तो ये सारी जानकारी हमने आपको निर्वाचन आयोग वाली वीडियो में दी है। ठीक है, आचार संहिता कब से लागू हुई, तो वो वीडियो एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। अब देखिए, जैसा हम आपको इसमें एक एक प्रश्न की डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, वैसे ही हम बहुत जल्द करंट अफेयर की वीडियो चालू करने वाले हैं, जो सुबह सुबह आपको मिलेगी, जिसमें MP के करंट अफेयर, वर्ल्ड की करंट अफेयर और इंडिया की करंट अफेयर, महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, जैसे हम इसमें दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम वो वीडियो लेकर के आएँ, आपका सपोर्ट रहा तभी हम ऐसा कर पाएंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या करंट अफेयर की वीडियो हमें लेकर के आनी चाहिए। 2020 की MPPSC और 2021 की MPPSC और अन्य जितने भी SSC, रेलवे, बैंक जो भी परीक्षाएं हैं, सबके लिए करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण होता है, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। आंसर इसका आर्टिकल 348। देखिए, अंग्रेज चलेगा लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, ये बहुत बड़ी गलती कर गए। ठीक है, अब जैसे कोई बुजुर्ग है, ठीक है, उसको अंग्रेजी नहीं आती है, अब वो उच्चतम न्यायालय में गया, उसका कोई फैसला हुआ और अंग्रेजी में उसको फैसला दे दिया गया उसके हाथ में कि ये लीजिए आपका फैसला हो गया। अब फिर वो उसको लेकर के हर जगह घूमता है, भाई मेरा इसको ट्रांसलेट करके बता दो, भाई तुम ऐसा कर दो, भाई वैसा कर दो। ठीक है, तो ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2014 में जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे कौन, HL दत्तू साहब और बोबड़े जी की पीठ ने यहाँ पर एक मान्यता प्रदान करने की बात की हिंदी को, कि हिंदी को सर मान्यता प्रदान कर दीजिए उच्चतम न्यायालय में। हालांकि अभी ये केस लटका हुआ है, अब पता नहीं उच्चतम न्यायालय में हिंदी को मान्यता प्रदान की जाती है या नहीं की जाती है, लेकिन करनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसको जरूर यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहिए इस बात पर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। ये देखिए भाई, बहुत ही मस्त यहाँ पर प्रश्न आ गया है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में CBI को एक पिंजराबंद तोते की संज्ञा दी है। तो CBI को क्या कहा जाता है, एक पिंजराबंद तोता कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है, आइए बताते हैं। देखिए, कोयला आवंटन वाद में, कोयला आवंटन यहाँ पर एक केस निकल करके आया था कि कोलगेट जिसे कहते हैं, ठीक है, कोलगेट। तो क्या हुआ था, यहाँ पर मनमोहन जी की सरकार थी, उसमें कोयला का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, तो वहाँ पर CBI को दे दिया गया, केस सौंप दिया CBI को, भाई CBI जांच कर रही है। अब CBI जांच तो कर रही थी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग जांच कर रही थी, तो जो केंद्र सरकार थी ना, उसके अकॉर्डिंग जांच कर रही थी, और केंद्र सरकार ने ही घोटाला किया है, तो कैसे यहाँ पर निष्पक्षता से यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आएगा। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने CBI को एक पिंजराबंद तोते की संज्ञा दी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है। करंट का प्रश्न भी इससे एक बनेगा, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 169 में कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो विधान परिषद की स्थापना भी कर सकता है और विधान परिषद को समाप्त भी कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि विधान परिषद को गठित करने और विधान परिषद को विघटित करने का अधिकार राज्य को है, परंतु प्रस्तुत जो विधेयक है वो विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में करंट का यह प्रश्न बनेगा, आंध्र प्रदेश ने कहा है कि सर हमको अपने यहाँ से विधान परिषद को समाप्त करना है, तो उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव लेकर के आया विधानसभा में, और विधानसभा में वो जो प्रस्ताव है वो 133 मत उसके पक्ष में पड़े। तो 133 मत पक्ष में पड़ने का मतलब है कि अब जो है आंध्र प्रदेश से विधानसभा जो आपकी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश से जो विधान परिषद है उसको अब समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। सर कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। सर याद कैसे करेंगे, कोई ट्रिक बता दीजिए। तो आइए आपको ट्रिक बता देते हैं। तो यूज आम बिकते हैं, ठीक है, यूज आम बिकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। सर कैसे, तो यू से हो गया उत्तर प्रदेश, जा से हो गया जम्मू कश्मीर, यूज हो गया, आम से हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, और माँ से हो गया महाराष्ट्र, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, माँ से हो गया महाराष्ट्र, बिकते में बी से हो गया बिहार, का से हो गया कर्नाटक और ता से हो गया तेलंगाना। तो यूज आम बिकते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 6 राज्यों में विधान परिषद यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है। यहाँ पर आर्टिकल 170 में बताया गया है कि विधानसभा में कम से कम कितनी संख्या हो सकती है और अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। तो कम से कम संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम 500 संख्या हो सकती है। इससे ज़्यादा विधानसभा में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। किस में बताया गया है? आर्टिकल 170 में बताया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 आपके सामने निकल करके आ रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 167 यह बताता है कि मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं। सर क्या क्या कर्तव्य हैं? तो मुख्यमंत्री के यह कर्तव्य बनता है मुख्यमंत्री का कि राज्य में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसकी जानकारी राज्यपाल को देते रहे, यानी पापा को जानकारी देना जरूरी है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? बेटा है। और राज्यपाल कौन है? पापा हैं। तो राज्यपाल यानी पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हारे यहाँ कोई भी डिसीजन अगर तुम लोग मिलकर के ले रहे हो, परिवार वालों, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद जो है, तो वो लोग अपना डिसीजन हमको दोगे, ये आपकी जवाबदारी है और ये हमारा कानूनी अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति का कि उसको पूरी जानकारी दी जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 167 यह बताता है कि मुख्यमंत्री सारी जानकारी जो है जो राज्यपाल है यहाँ का राज्य का, उसको जरूर देगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने आ रहा है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर है राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। अब देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी। तो राज्य विधानमंडल में कौन कौन आता है? तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों राज्य विधानमंडल का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विधानमंडल का मतलब होता है विधान परिषद और विधानसभा दोनों, ठीक है। तो संचित निधि का संचालन इन दोनों के द्वारा किया जाता है। सर संचित निधि क्या होती है? तो देखिए कुछ लोगों के वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य सरकार के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, राज्य सरकार के ऊपर भारित नहीं होते हैं कुछ, ठीक है। अब जैसे कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उसके जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो संचित निधि से ही प्रदान किए जाते हैं। ऐसे उच्चतम न्यायालय के जो वेतन भत्ते होते हैं वो केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे जब हम MPPSC का आपके लिए संविधान वाली टॉपिक लेकर के आएंगे। फिलहाल तो उसमें यूनिट 9 चल रही है और यूनिट 10 चल रही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। वही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। देखिए अभी हमने आपको बताया है। तो अनुच्छेद 202(3) घ के अनुसार राज्य की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते प्रदान किए जाते हैं। चलिए अब यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह। देखिए तो प्रश्न नंबर 31 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में जो है 164 सदस्य संख्या है WTO की। अब WTO की बात कर लेते हैं। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, यहाँ पर WTO का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1995 में की गई थी, प्रश्न में ही आपको बता दिया गया है। मुख्यालय आपसे जरूर पूछा जाता है, तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। चलिए ज़्यादातर जो मुख्यालय हैं वो आपके जिनेवा में ही स्थित है। अगर आपको कोई भी मुख्यालय जैसे याद नहीं आ रहा है तो आप जिनेवा तुक्का के रूप में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा जा रहा है? तो चलैया समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर एक समिति स्थापित की गई थी चलैया समिति, उसके गठन का उद्देश्य क्या था, किस लिए बनाई गई थी चलैया समिति? आइए आपको बताते हैं। तो काले धन की समाप्ति के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था, ठीक है। काला धन समझ रहे हैं ना? हाँ वही मतलब जो घूस के रूप में जो पैसा आता है फिर उसको काला धन कहते हैं। तो काला धन की समाप्ति के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था। सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, चलैया समिति संबंधित है काले धन से संबंधित है चलैया समिति, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 33 की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? करंट का प्रश्न है। तो केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अब केरल में लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं और वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो भी सबसे अच्छी है, मतलब शिक्षा का जो स्तर है केरल में बहुत अच्छा है। इसी वजह से वहाँ के जो महिलाओं की संख्या है वो भी वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। लिंगानुपात भी वहाँ का सबसे अधिक है। तो और जो शिशु मृत्यु दर है वो भी सबसे कम कहाँ की है? तो केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। प्रति 1,000 लोगों पर प्रति 5 लोग ही जो है, प्रति 5 शिशु जो है वो ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। नहीं तो उनकी कोशिश की जा रही है कि 0 मृत्यु दर यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है केरल राज्य सरकार के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई है? ठीक है, तो गुरु शिष्य परंपरा परियोजना यहाँ पर शुरू की गई है। अब आप कहेंगे सर ये कैसा प्रश्न है, पहली बार सुन रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना कहाँ चालू की गई है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें हम आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परेशान करेंगे, चाहे आप MPPSC दे रहे हो, UPPSC दे रहे हो, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे प्रश्न बनते हैं ऑप्शन A और B दोनों सही है, ऑप्शन C और D दोनों सही है, ऑप्शन A सही है B गलत है, ऐसे प्रश्न जो है वो बनते हैं ना
वो वाले प्रश्न यहाँ पर ऐसे प्रश्नों से बनते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। आइए देखते हैं। चलिए गुरु शिष्य परंपरा की बात कर लेते हैं। तो गुरु शिष्य परियोजना जो है वो 16 अक्टूबर 2016 को चालू की गई थी। तो यह प्रश्न पहला बनेगा, कब चालू की गई थी, किसने चालू की थी? तो तत्कालीन जो वस्त्र मंत्री थी, कपड़ा मंत्रालय जो संभाल रही थी उस समय, वो कौन थी? स्मृति ईरानी के द्वारा ये चालू की गई थी। सर कहाँ पर चालू की गई थी? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हस्तशिल्पियों के लिए चालू की गई थी यह परियोजना। ठीक है सर, अवधि कितनी थी, कितने दिन के लिए चालू की गई थी? तो 180 दिन के लिए यह परियोजना चालू की गई थी। 16 अक्टूबर 2016 से 16 अप्रैल 2017 तक के लिए ये चालू की गई थी। ठीक है सर, इसमें क्या था? इसमें 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता था हस्तशिल्पियों को, जो बुनकर वगैरह होते हैं उनको। ठीक है, और दस्तकार चौपाल जो है उसका उद्घाटन भी उसी समय तत्कालीन वस्त्र मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी जी के द्वारा वाराणसी में किया गया था। इतने सारे जो टॉपिक जो आपको हमने फैक्ट दिए हैं वो आपको याद करने हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर कैसा बनेगा हमने आपको बता दिया। ऑप्शनल प्रश्न बनेगा कि गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की गई 16 अक्टूबर 2016 से। ठीक है, और उसके बाद 16 अप्रैल 2017 तक ये चलनी थी। 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता था। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो फिर आपको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी हमने आपको दी है। अगर आप चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा सुन करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो कौन सा स्थान है? तो 94वां स्थान है। किसका? किसमें? वैश्विक भूख सूचकांक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। अब यहाँ पर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी है कंसर्न वाइल्ड लाइफ और जर्मनी की एक संगठन है वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा? आयरलैंड में एक एजेंसी है कंसर्न वाइल्ड लाइफ और जर्मनी की एक संगठन है वर्ल्ड हंगर हिल्फे, इसके द्वारा मिलकर के यहाँ पर जारी किया जाता है। और भारत की रैंक क्या है? तो 94 रैंक जो है भारत की है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। बहुत बेकार रैंक कह सकते हैं आप इसको। चलिए प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, देश में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो भाई 101 रुपये का कन्यादान किया गया था। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो 101वां जो संविधान संशोधन था उसमें जीएसटी को लाया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके ऊपर हम वीडियो एक अलग से लेकर के आएंगे, परेशान मत होइए, क्योंकि जीएसटी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक वीडियो हम अलग से लेकर के आएंगे, जीएसटी के बारे में सारे फैक्ट बताएंगे, कब चालू की गई, कौन सा पहला राज्य लगाने वाला है, आखिरी राज्य कौन सा लगाने वाला है, किसने मना कर दिया कि हमें जीएसटी नहीं चाहिए, पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि अलग से वीडियो बना करके। चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर चलते हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष होना चाहिए? तो इसका आंसर 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष होना चाहिए। अब यहाँ पर नोट निर्गमन विभाग का मतलब क्या है? तो जो लोग नोट बनाते हैं, जैसे आरबीआई का डिपार्टमेंट है नोट बनाने के लिए, तो नोट बनाने के लिए हमेशा आपके पास में 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण होना चाहिए, तभी आप नोट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई यार महंगाई बढ़ गई है, क्या करें, लोगों को नोट की आवश्यकता, चलो नोट छाप देते हैं। ऐसे नहीं छाप सकते हैं, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून होते हैं। उसमें से एक नियम यह है कि 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष आपके पास में होना चाहिए, तभी आप नोट छाप सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हम एक अलग से आपके लिए, जब एमपीपीएससी में हम अर्थव्यवस्था कराएंगे, अर्थव्यवस्था हम आपको कुछ इस तरह से करवाने वाले हैं एमपीपीएससी के लिए कि चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, क्योंकि लोगों को कठिन लगती है। अर्थव्यवस्था हो गई, बैंकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत सरल भाषा में हम आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर के आने वाले। बहुत जल्दी यूनिट 9 के बाद में हम आपके लिए वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आने वाले। और इकोनॉमिक्स जो है एमपीपीएससी की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं। तो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या होती है? अब ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स की हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। इसका आंसर है M1 जो होती है वो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप होती है। सर M1 सबसे तरल माप क्यों होती है? तो M1 क्या होता है? M1 का मतलब है आपके पॉकेट में रखी गई मनी। ठीक है, ऐसे याद रखिए। M1 मतलब पहला पैसा, और पहला पैसा क्या होता है? जो आपके पास होता है। तो M1 का मतलब होता है आपके पॉकेट में रखी हुई मनी या फिर आपके अकाउंट में जमा की गई मनी। दो ही जगह आप पैसा रखेंगे, या तो अपने पॉकेट में रखेंगे या फिर अपने अकाउंट में जमा करेंगे। अब कुछ लोग अलग होते हैं, ज़मीन के अंदर खोद करके रख देते हैं, भाई वो तो अलग लेवल के होते हैं, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी M1 होती है, और ये सबसे पहले खर्च भी होती है, इसीलिए सबसे सर्वाधिक तरल माप जो है वो किसे कहते हैं? M1 को कहते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी उम्मीद करते हैं। M1 का मतलब है पहली मनी और सबसे पहले खर्च होती है, इसीलिए सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1 है। इकोनॉमिक्स थोड़ी सी टफ होती है, उसको समझना चाहिए, तो हम आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, मुख्यालय की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ज़्यादातर बैंकों का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, तो अगर आपको तुक्का लगाना पड़े कभी भी बैंक के हेडक्वार्टर में तो मुंबई ही लगाइएगा, अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो। ज़्यादातर बैंकों का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं।
प्रश्न नंबर 40 है, राजकोषीय घाटे में से किसे घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है? सही आंसर है ब्याज भुगतान। तो ब्याज भुगतान को अगर आप जो है राजकोषीय घाटे में से घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक सूत्र बनता है। ये सूत्र भी हम आपको पूरे समझाने वाले हैं जब हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से। अभी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हम आपके लिए प्रश्न बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना अति महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।